हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में इंड एस 33 हम लोग कर रहे थे और मैंने आपको बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताया था। और शायद थोड़ा थोड़ा ही नहीं, हम लोग इनके फॉर्मूलाज और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके थे। और आप लोगों को देख के ये लग रहा है कि भाई इससे ज्यादा इसमें क्या ही होगा, पर इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो नोट डाउन करते वक्त लिखेंगे आप लोग। कैलकुलेशन, ये कुछ स्पेशल केसेस है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। अब आप क्या जानते हैं बोनस शेयर के बारे में, पहले तो आप ये बताएं किनको मिलता है बोनस शेयर। जो ऑलरेडी शेयर्स है जिनके पास, उनको मिलता है 5 के बदले 2, 4 के बदले 1, इस तरीके से कुछ लिखा जाता है और उनको हम बोनस शेयर देते हैं। फ्री में देते हैं, कुछ लेते नहीं है बदले में, बिल्कुल कुछ नहीं लेते हैं। तो अब कहानी ये है कि साल के बीच में अगर मैंने बोनस शेयर इशू किए हैं तो वो मैंने किसके रिस्पेक्ट में इशू किए होंगे, उनकी ओरिजिनल शेयर होल्डिंग के रिस्पेक्ट में किए होंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बोनस शेयर इशू का जो टाइम वेट लगेगा वो वही लगेगा जो उनसे रिलेटेड ओरिजिनल शेयर का टाइम वेट था। यानी कि बोनस शेयर चाहे साल के बीच में हो चाहे 9 महीने बाद हो, लेकिन वो जिस शेयर होल्डर को मिले हैं उनके पास जो ओरिजिनल शेयर होल्डिंग की थी वो जहां से है वहीं से आप क्या लगाएंगे, इसको वेटेड लगाएंगी। क्योंकि आप भी जानते हैं बोनस देने का कारण क्या था, क्योंकि उनके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग थी, अदरवाइज पैसे वैसे तो लिए ही नहीं हमने उनसे। जिसके पास पहले से शेयर नहीं थे क्या उसको बोनस दिया है? उसको नहीं दिया है। तो हम लोग लिखेंगे इन केस ऑफ बोनस शेयर, in case of bonus shares, time period is to be taken with respect to original shares। जिन शेयर के बदले में ये बोनस मिले हैं ना, उनका जो टाइम वेटेज है वो लगाना है आपको। एग्जाम्पल लिख दें। चलिए एग्जाम्पल लिखें। सपोज 1 अप्रैल 2023 को हमारे पास में 1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग थे, मतलब 1 लाख शेयर ऑलरेडी थे। ऑन 1 जुलाई, युवराज focus only here, on 1 July 2023 2 share for every 5 shares were allotted as bonus। You have to calculate weighted average number of shares। कैलकुलेशन करनी है अपने को। हाँ जी, सबसे पहले 1 लाख कितने समय के लिए रहे अपने पास? 1 अप्रैल से मार्च तक 12 और 12 प्लस 5 के बदले 2 दिए, इसका मतलब कितने दिए? 40,000। जो बोनस शेयर है उनका टाइम वेटेज कहां से लेना है? सेम लेना है जो उनसे रिलेटेड ओरिजिनल होल्डिंग थी उसका लेना है, यानी 12/12 ही लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर चाहे वो कब इशू हुए थे, चाहे 1 जुलाई को इशू हुए थे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? ये टोटल करेंगे तो 1,40,000 शेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब इसमें कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। 40,000 में मैंने टाइम वेट नहीं लगाया। कब इशू किए थे ये? 1 जुलाई को। हालांकि देखूंगी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 9 मंथ होते हैं। अगर ये नॉर्मल शेयर होते तो मैं 9 मंथ लगाती, पर क्योंकि ये बोनस शेयर है तो बोनस शेयर के केस में टाइम कौन सा देखते हैं? जब पैसे दिए थे ना तब का टाइम देखते हैं। तो बोनस में तो कोई पैसे दिए नहीं, उसके पास ओरिजिनल जो शेयर थे वो उसके पास 1 अप्रैल से है। मतलब इस साल वो उसके पास 1 अप्रैल से शुरू से ही है। इसका मतलब जो उससे रिलेटेड ओरिजिनल शेयर है उनकी होल्डिंग देखनी है इस साल। तो अगर ये वाली होल्डिंग, अब आप लोग ही इसी में बताएं, सपोज ओरिजिनल शेयर जो थे वो इशू होते ऑन 1 जून 2023,
तो आप इसी में फिर से मुझे वेटेड एवरेज शेयर का कैलकुलेशन करके बताएं। अगर उससे रिलेटेड ओरिजिनल शेयर जो 1 लाख हैं वो 1 जून को इशू होते हैं तो फिर 1 जून से लेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने और प्लस इन 40,000 का कितने महीने लेते हैं, इनका भी 10 महीने लेना है। इनके लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ये कितने बन गए, 1,16,666 शेयर। वन 1,167 शेयर्स। In case of bonus shares, comparatives of previous year, कंपैरेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है, पिछले साल का प्रॉफिट या पिछले साल का जो भी डेटा था इज टू बी रीएडजस्टेड सच दैट द बोनस एग्जिस्टेड इन दैट ईयर ऑल्सो। बोनस हमने इशू कर दिया, इस साल के नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, इस साल के नंबर ऑफ शेयर बढ़ते ही क्या होगा, डीपीएस के साथ क्या, बीईपीएस के साथ क्या होगा, मतलब कुल मिला के अर्निंग पर शेयर के साथ क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। एक तो लेने वाले लोग और आ गए, बढ़ेगा कैसे, कम होगा। अब मान लो पहले 1 लाख रुपए बांटने के लिए थे और 10,000 शेयर थे, अब ऊपर से बोनस और दे दिया, 15,000 शेयर हो गए, तो अब पर शेयर वैल्यू कम मिलेगी। तो इस साल के बोनस के चक्कर में इस साल का ईपीएस कम दिख रहा है। अब मैं जब कंपैरिजन करने लगी ना तो इतना दिमाग तो लगाया ही नहीं, ऐसे कह रही हूँ पिछली साल तो ऐसा था, इस साल ऐसा हो गया। ये दोनों कंपेयर करने लायक है। दो चीज कंपेयर कब होती है, जब वो एक जैसी कंडीशन में हो। पिछली बार तो आपने बोनस इशू ही नहीं किया था, फिर इसको कंपेयर कैसे कर सकते हो आप। तो कंपेयर करने के लिए हम सिर्फ ये मानते हैं कि मान लो चलो पिछली बार भी इतने बोनस दिए होते तो ईपीएस को कंपेयर कर सकते हैं पिछली बार और इस बार वाले से, इसलिए ऐसा कंपैरिजन यूज होता है। ज्यादा आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। बोनस से रिलेटेड मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। पहला ये कि बोनस का जो टाइम वेट लेते हैं वो कहां से लेते हैं, उससे रिलेटेड एग्जिस्टिंग जो शेयर है उससे रिलेटेड, मतलब जिनके बदले में हमने वो इशू करे हैं वो इस साल कितने समय के लिए आउटस्टैंडिंग रहे, सेम वेटेज हम बोनस पे लगा देंगे। दूसरी चीज, जब भी इस साल बोनस दें तो पिछली साल का ईपीएस रीकैलकुलेट होगा, किस हिसाब से, ये मानते हुए कि माना पिछली बार भी बोनस दिए थे, तभी हम उन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस साल बढ़ा है या घटा है। और अगर हम बिना एडजस्ट करे कंपेयर करते हैं तो हम गलत हैं इस मामले में। सही बात है, हम कंपैरिजन ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि आपका उस बैच के साथ हो रहा हो। गॉट इट। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखें। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 46। देख लीजिए आपकी बुक में जो भी दिखा रहा है ये, स्क्रॉल करना ऊपर की तरफ। अच्छा आयुषी, स्क्रॉल करूं, 1 मिनट रुको, ये लीजिए। कहाँ से देखना है आपको आयुषी, यहां से लिखवाया मैंने आज। बाकी जिनके पास बुक है वो इलस्ट्रेशन नंबर जो भी मैंने बोला है उसको करना स्टार्ट करें। डन, ओके, थैंक यू। ये लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 46। कॉन्सेप्ट के साथ ही लगा देते हैं इसको वहां पे ले जाके।
हाँ जी, क्या बोलता है क्वेश्चन? सी लिमिटेड हैड 10 lakh ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 जनवरी 2023 को 2 ऑर्डिनरी शेयर बोनस फॉर ईच शेयर आउटस्टैंडिंग। एक के बदले कितने दिए हैं? 2 ऑर्डिनरी शेयर बोनस फॉर ईच शेयर आउटस्टैंडिंग, एक के बदले 2 दिए हैं, ठीक है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर was 21-22 was 9 lakhs and for profit for 22-23 is this। तो पहले तो मुझे बताएं कि करंट ईयर कौन सा होगा इनमें से? 2022-23 और प्रीवियस ईयर 2021-22। इसने हमें दोनों ईयर का प्रॉफिट क्यों दिया है? कोई बता सकता है कि दूसरे ईयर का प्रॉफिट देने का क्या कारण है? कंपैरिजन में हमें पुराना ईपीएस निकालना पड़ता है, इसलिए दिया है। और नया प्रॉफिट है 30 लाख, ठीक है जी। अब अपने को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। हाँ, नमस्ते अंकित। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। हाँ जी, करंट ईयर में देखूं तो 10 लाख तो पहले से थे, और कब से पड़े हैं 10 लाख अपने पास? 1 अप्रैल से ही है, इसका मतलब 12 महीने के हैं। और बोनस कब दिया? कभी भी दिया हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? अपने को तो जो इसका लिखा है वही उसका लिख देना है। बोनस है कितना? 1 के बदले 2 यानी 20 लाख इंटू 12/12। किसी को समस्या इसमें? तो फिर बताइए कितने शेयर हो गए ये? 30 लाख शेयर हो गए। 30 लाख की प्रॉफिट है, ईपीएस कितना आएगा? ईपीएस आएगा ए डिवाइडेड बाय बी से। ए डिवाइडेड बाय बी से ईपीएस आया अपना 1 रुपीज पर शेयर। 30 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख। अच्छा, पुराने साल का भी क्योंकि निकालना पड़ेगा अब अपने को, रिवाइज ईपीएस। तो पुराने साल शेयर कितने होंगे? प्रॉफिट है लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो लिखा हुआ है, शेयर कितने होंगे? सेम टू सेम, सेम टू सेम शेयर्स 10 लाख और 20 लाख यानी 30 लाख शेयर। हम ये मानते हुए कि ये बोनस पिछली बार भी था, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, ईपीएस इज 0.3 पर शेयर। अब ये कंपेयर करने लायक है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया था। बोनस को मान लिया था कि पिछली बार भी होता तो क्या होता। अब देख के बताओ क्या अर्निंग पर शेयर बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। इन्वेस्टर खुश है? ठीक। एनी डाउट इन द प्रेजेंटेशन एंड ऑल? इंडेक्स 33 हो गया तुम्हारे हिसाब से? अच्छा, इन्वेस्टर खुश हो गया। तुमने बोनस शेयर तो बड़ी आसानी से बता दिया था, अब राइट शेयर बताओ क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया जाता है फ्री में लेने के लिए या सस्ते में लेने के लिए? सस्ते में लेने के लिए। अच्छा ठीक है, गुड। तो एक बात सोचो, मेरी कंपनी में आप लोग ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हो, सपोज मेरी कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है। मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग अगर लोगे तो मैं आपको सिर्फ 7 रुपए में दे दूंगी। तो देखा जाए तो 7 रुपए तो पेड पोर्शन है और फ्री पोर्शन है 3 रुपीज। यानी कि राइट इशू के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है पेड वाला और एक होता है फ्री बोनस। तो हमें अब इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि वेटेड एवरेज नंबर की कैलकुलेशन राइट शेयर के केस में कैसे होती है। तो उस राइट शेयर के आपको दो टुकड़े करने पड़ेंगे, एक तो फ्री वाला हिस्सा अलग करना है और पेड वाला हिस्सा अलग करना है। सोच के को अपना दिमाग लगा के बताओ कि मैम उसमें से बोनस पोर्शन अलग क्यों करवा रहे हो हमसे? बोनस के केस में ऐसा क्या खास होता है जो अलग कराने की जरूरत पड़ रही है? बोनस के पैसे नहीं लग रहे और बोनस का टाइम वेट कौन सा लगता है? जो ओरिजिनल शेयर का है। और जो पेड वाले हैं उनका कौन सा लगेगा? जो उनकी डेट है। इस वजह से मुझे अलग करना जरूरी है, अलग नहीं करूंगी तो आंसर गलत आ जाएगा। तो जब भी राइट इशू दिखे हमें उसमें से उसको ऐसे कट करके बोनस पार्ट अलग करना है और पेड पार्ट अलग करना है। बोनस का वेट कौन सा लगाएंगे? जो उन शेयर का ओरिजिनल होगा। और राइट का कौन सा लगाएंगे? पेड वाले का, जो आपने जिस डेट को उसे इशू किया है वहां से लेते हुए। तो नोट्स बनाएंगे आगे के कैलकुलेशन ऑफ। इसके बाद सच में कुछ नहीं है इसमें, इसके बाद नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इन
case of right issue, we have to split the bonus portion and paid portion, as right issue means issue of shares to existing shareholders below the price. तो इसके अंदर स्प्लिट करने के लिए स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस मतलब अगर इस शेयर में राइट ना होता तो ये कितने का होता। आप ये मानो कि आपका कोई शेयर था जो 10 रुपए का था, मैंने आपको बोला कि अब ये शेयर 12 रुपए का हो रहा है क्योंकि आगे से मैं इस शेयर पे फ्यूचर में राइट इशू दूंगी, तो उस अधिकार की कीमत उसमें जोड़ दूंगी। कोई भी शेयर के साथ अगर स्पेशल फीचर जुड़ जाता है तो उसका प्राइस कम होएगा या ज्यादा होएगा? ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स राइट प्राइस निकाल लेंगे कि बिना राइट के अगर वो शेयर प्लेन वाला होता तो वो कितने का होता। फिर हमें उसकी वो वाली कीमत जो राइट के साथ है वो पता होगी और बिना राइट के पता होगी, तो डिफरेंस से आपको उस राइट की कीमत पता चल जाएगी। जिन लोगों को कंसेप्चुअली बातें नहीं समझ में आती, वेरी सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस proceeds from right issue divided by number of shares after right issue. Step 2, bonus factor. Bonus factor, fair value of share before right issue. जूम मीटिंग वालों साथ साथ लिखो, बिल्कुल डिले नहीं करना, अभी मैं कुछ समझा नहीं रही, सिर्फ लिखवा रही हूं। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू, जिसका मतलब होता है, इसको एक्स राइट प्राइस लिख दो, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस जो ऊपर निकाला है, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। स्टेप 3, स्प्लिट बोनस शेयर एंड शेयर्स फॉर कंसीडरेशन। यानी कि जब भी हमें राइट इशू का क्वेश्चन दिखे तो हमारा मेन पर्पस होता है उसमें से बोनस को अलग करना और राइट को अलग करना। अब अलग करने का एक ही तरीका है, पहले एक्स राइट प्राइस निकालो, फिर देखो कि बोनस फैक्टर क्या है और फिर उन दोनों को अलग कर दो। हालांकि सिर्फ इतना लिखने से नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन है वो करेंगे साथ साथ, देन इट वुड बी क्लियर स्टेप वाइज टू। अभी तक यहां से आराम से लिखें। तब तक जूम मीटिंग वाले ये जवाब लिखेंगे कि आपको ये रीजन तो पता है ना कि हम इनको अलग क्यों कर रहे हैं। एवरीवन, हम राइट इशू में ऐसा क्यों ढूंढ रहे हैं कि बोनस अलग पता चल जाए और पेड वाला पोर्शन अलग पता चल जाए। राधा का तो जवाब आ गया, बाकी वेरी गुड। हाँ वरीमा, ठीक है। आयुषी, यस, गुड, ठीक है।
लिख लिया? इसका क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बीईपीएस और डीईपीएस दोनों निकालने को बोलेगा और राइट इश्यू आएगा उसके अंदर। देखिए, illustration 46 is done. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो राइट इशू का है वो कहाँ मिलेगा? 45। रीड करो। सबसे पहले आपको लिखा है वाई लिमिटेड की फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर 2 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर प्रायर टू राइट इशू 5 लाख। टर्म्स ऑफ राइट इशू किस हिसाब से दिया जाएगा? 4 के बदले 1। और राइट इशू का प्राइस ये है। फेयर वैल्यू ऑफ 1 शेयर इमीडिएटली ये है। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस निकालने को बोला है। सबसे पहले अंकित, आप क्या नोट करना चाहते हैं? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीनों स्टेप्स की स्क्रीन मैंने खोल रखी है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंकित कुमावत। ले लिया? चलो, स्टेप 1 राइट इशू देखते ही स्टेप 1 बोलो क्या होगा? देखो अपनी अपनी कॉपी में नोट्स बना लिए ना आपने? कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट प्राइस। ये चाहता है कि आप करें ये सवाल। क्या चीज? रुको एक बार। थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस फॉर्मूला बोले। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। आज की डेट में शेयर कितने रुपए का है? 25 रुपए का है। मल्टीप्लाई, नहीं मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, प्लस है प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू। आपको एग्जिस्टिंग शेयर से मल्टीप्लाई भी करना है। अभी 5 लाख थे। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर मतलब टोटल, पर शेयर नहीं। अभी कितने शेयर है? 5 लाख। प्लस आपका है प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू। राइट इशू से क्या मिलेगा? आपने बोला कि 4 के बदले 1 शेयर दूंगा, तो 5 लाख वालों को कितने शेयर मिलेंगे? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड 1,25,000। एक राइट इशू कितने रुपए में दे रहे हो? 20 रुपए में। तो कितना मिलेगा प्रोसीड फ्रॉम राइट इशू? 25 लाख। मैं तो ऐसे का ऐसे ही लिख देती हूँ, ये लो प्रोसीड फ्रॉम राइट इशू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू। तो 5 लाख तो पहले ही थे और 1,25 आपने और इशू कर दिए, तो 6,25, यानी कि थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस विल बी रुपीज 24 रुपए ही आएगा। वेरी गुड, रुपीज 24। एक बार जिन लोगों को
पीछे छूट गए, रह गया। लेट मी, वेरी गुड कनेक्ट तनिष्का, करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, एग्जिस्टिंग है 5 लाख शेयर और उनकी कीमत दे रखी है फेयर वैल्यू प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट 25 रुपए। तो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर निकाला 25 इंटू 5 लाख। फिर उसने बोला राइट इशू से तुमने क्या कमाया, तो राइट इशू हमने किया था 4 के बदले 1 देंगे, तो 5 लाख वालों को कितने दे दिए, 1,25,000, और कितने रुपए में दिए, 20 रुपए में। तो ये लिखा। और थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस, कोई भी ऐसा जिसका 24 आंसर नहीं आया हो। डन, परफेक्ट। स्टेप 1 वहां पे देखने में लग रहा था जब आप लिख रहे थे कि कितने बड़े बड़े स्टेप है, और अब जब आदत पड़ जाएगी ना इसको करने की तो बहुत सिंपल लगेगा। बोनस फैक्टर, हाँ जी बोनस फैक्टर बताइए, फॉर्मूला बोलो। ऊपर क्या रखना है, बिफोर राइट इशू कितने थे, 25 रुपए। आफ्टर राइट इशू प्राइस कितना हो गया, 24। यानी कि स्टेप 2 का आंसर 1.041। वेरी गुड मैम। ये 1.25 कैसे आया, वापस बता दो। 1.25 ऐसा आया, इसने बोला 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, यानी कि 4 के बदले 1 दिया है, तो 5 लाख को कितना मिला होगा, 5 लाख शेयर होल्डर थे ना, हमने बोला तेरे पास 4 है तो उसके बदले में 1 मिलेगा, तो यानी हमने इन टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए, 1,25,000। अंकित कुमावत गॉट इट और नॉट, क्या 042 होगा, तुम इसको हटा ही दो, काम ही नक्की करो, 1.04 ही छोड़ देते हैं, 2 डेसिमल ही लेना है। चलो नेक्स्ट करेंगे स्प्लिट करने का काम। स्प्लिट करने का काम कैसे होगा, इसके अंदर आपको लेने ओरिजिनल कितने शेयर थे, 5 लाख, उसको मल्टीप्लाई करना है बोनस फैक्टर से, और फिर माइनस कर देने फिर से ओरिजिनल वाले। इससे आपको पता लग जाएगा कि बोनस बोनस कितने थे। बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना मतलब हमने सिर्फ बोनस निकाले हैं, तो बोनस में कितने शेयर आ रहे हैं, 20,000 शेयर विल बी बोनस शेयर्स। यानी कि जो 1.25 आपने इशू करे थे ना, उसमें से 20 बोनस है, तो बाकी कितने होंगे, बाकी 4 कंसिडरेशन होंगे, स्प्लिट हो गए। 1.25 में से 20 माइनस किया, इसका मतलब 1,05,000 शेयर तो है फॉर पैसा, यानी फॉर कंसिडरेशन, और 20,000 है बोनस के। क्यों इनको बोनस का बोला जा रहा है, क्योंकि बोनस फैक्टर से ही हमने चेक किया है कि 5 लाख वालों को 1.04 दिए और ओरिजिनली 5 लाख थे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया, तो हमें पता लगा कि हमने 20,000 का बोनस दिया है। शेयर अलग होने के बाद कोई समस्या थोड़ी आएगी बीईपीएस में, वो निकलवाती हूँ, और उसके बाद नोट्स में हम ये थर्ड स्टेप में ये पूरी बात भी लिख देंगे कि बोनस फैक्टर से कैसे कैलकुलेशन हुई है। अब निकालेंगे फोर्थ स्टेप में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, बताइए ओरिजिनली जो शेयर थे वो कब से पड़े हैं अपने पास, 5 लाख शुरू से ही पड़े हैं, ये मान के चलेंगे। 5 लाख तो हो गए 12 महीने के लिए, उससे रिलेटेड बोनस जो 20,000 है वो भी हो गया, वो उससे रिलेटेड है तो 12 महीने के लिए। और जो राइट है उसको कब इशू किया आपने, लिखा होगा कोई डेट तो, डेट क्वेश्चन ने दी नहीं है, भूल गया होएगा, अपन अभी लिख लेंगे, एक बार चेक करते हैं दी नहीं थी क्या। ठीक है भाई, इसका देना रह गया, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन में लिख दो। इसने राइट इशू किया था 1 जुलाई को, ये मैंने प्रीवियस ईयर में भी करेक्शन ही कराई थी, और ये इस बार फिर से इसने लिखना रह गया, इससे लिख दो टर्म्स ऑफ राइट इशू ये ऑन 1 जुलाई 2000, कौन सा साल चल रहा है ये, 22, 23 होगा या 22 होगा, 22 होगा जी। 1 जुलाई 2022 को राइट इशू किया गया, डेट आपकी बुक में मिसिंग है, प्लीज डू नोट इट। हाँ जी, तो मुझे बताओ कि इस पे वेट क्या डलेगा 1 जुलाई के हिसाब से। एग्जाम में नहीं दी तो डेट, नहीं नहीं देगा, एग्जाम में गलती नहीं आती, टेंशन मत लो। कितने शेयर हो गए ये,
इन टोटल पॉसिबल ही नहीं है, 7 तक बात ही नहीं पहुंच सकती। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। 598750 शेयर्स। अगली कैलकुलेशन ब्रेक इवन नहीं, एक तो मेरा एक कॉस्ट मेरे दिमाग से ही नहीं जाता है। बीपीएस की फुल फॉर्म है क्या? बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर। ऊपर तो लिखेंगे इस साल का प्रॉफिट, नीचे लिखेंगे ये शेयर, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ क्वेश्चन ने दिया होगा, 15 लाख का प्रॉफिट, और डिवाइड करेंगे 598750। बेसिक अर्निंग पर शेयर इज ₹2.5 पर शेयर, ₹2.5 पर शेयर। यहां तक पूरा रिवाइज करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए, उसके बाद नोट्स में भी इसको कंप्लीट लिखेंगे, तब तक बाकी लोग नोट डाउन करते रहें। पहली बात, क्वेश्चन में जैसे ही राइट इशू दिख जाए हमें तीनों स्टेप को दिमाग में लाना है। सबसे पहला स्टेप लगाना है थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस की कैलकुलेशन, जिसके लिए अभी तक आपके पास कितनी कीमत का सामान पड़ा है प्लस और इशू करके कितना पैसा आएगा डिवाइडेड बाय टोटल कितने शेयर हो जाएंगे, ऐसा करके हमें मिल जाएगा एक्स राइट प्राइस। उसके बाद में हम एक्स राइट प्राइस और करंट जो प्राइस है उससे बोनस का फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकलते ही ओरिजिनल जो शेयर है उसमें फैक्टर लगा के माइनस ओरिजिनल करेंगे तो आपको बोनस बोनस के शेयर मिल जाएंगे। तो जितने भी आपने नए इशू किए हैं उसमें से बोनस वाले हटा के बाकी पैसा दे के लाए। अब जो बोनस वाले हैं उन पे तो वेट लगाना है ओरिजिनल वालों का, और जो पैसा दे के लाए हैं उन पे लगाना है जहां जिस दिन पैसा दिया था उस दिन से जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो। इस तरह वेटेड एवरेज निकलते ही ऊपर सिंपल जो भी अपने आज तक प्रॉफिट निकाला करते थे। और इस क्वेश्चन को अगर मुझे टफ बनाना हो तो मैं और कैसे बना सकती हूँ, मैं इसमें आपको प्रॉफिट के बाद में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी दे दूंगी, फिर आपको वो प्रॉफिट अवेलेबल ऊपर वाला न्यूमरेटर की कैलकुलेशन भी कल की तरह करनी पड़ेगी। तो हम जब इस इंडियस को कंप्लीट करके सारे इंडियस का जब एक टेस्ट लेंगे तो उसके अंदर मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दूंगी जिसके अंदर सब एडजस्टमेंट एक साथ ही आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, जहां पे हम बना रहे थे नोट्स एक बार हमें वहां भी कुछ लिख लेना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। इस साल का तो यही है 2.5, ये रहा। इसका करने का तरीका बिल्कुल अलग है, प्लीज डू नॉट ट्राई टू डू दैट। ओके, पिछले साल का ईपीएस रीस्टेट करेंगे, बोनस आ गया ना, पिछले साल का ईपीएस रीस्टेट करना पड़ेगा, कर दो तो। पिछली साल प्रॉफिट कितना था? 10 लाख। प्रीवियस ईयर रीस्टेटेड। हाँ जी बताइए, डिनोमिनेटर में अपना अपना दिमाग चला के। क्या बात है, वेरी गुड। सिर्फ बोनस वाले लेने, राइट वाले थोड़ी लेने होते हैं। तो फिर स्टेप 1 नोट नहीं किया? अरे भाई पीछे कैसे चल रहे हो तुम? नहीं, जूम मीटिंग में पिछले साल का ईपीएस बोलना 1.92 पर शेयर। ओके, हाँ जी। अब वो लोग जिन लोगों ने कहीं से भी नोट करना रह गया एक बार बता दें ताकि मैं सारा दिखा दूं एक बार। ये लो, यहां से शुरू हो जाओ। सबसे पहले तो तुमने जहां पे स्टेप 3 लिखा है स्प्लिट करने का तरीका, उसमें ये तरीका भी लिख लीजिए, ओरिजिनल शेयर मल्टीप्लाई बोनस फैक्टर माइनस ओरिजिनल शेयर, उससे आपको बोनस मिल जाएंगे, इससे मिलेगा बोनस इशू। फिर उसके बाद राइट इशू विल बी, या पेड कंसिडरेशन के लिए जो भी होगा वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर से आपके पास आएगा शेयर्स फॉर विच कंसिडरेशन इज पेड, ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखने वाले कहाँ से लगे थे, यहां से देख लो, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस से। अंकित स्टेप 1 यही रहा था क्या?
यहां तक लिखने के बाद में आ जाइए एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर आपको आगे वाले सारे आते हैं, जो दो तीन बाकी छोटे छोटे से। 47, पीकेएल लिमिटेड हैड एन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 40 लाख फॉर दिस ईयर, 80,000 ऑफ विच वॉज अर्न फ्रॉम द वंस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। इन दिस पीरियड इट पेड डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स 1 लाख और 6 लाख। अच्छा, बीईपीएस निकालना है, पहले तो मेरे को फॉर्मूला बोले अनिशा। अनिशा, फॉर्मूला ऑफ बेसिक ईपीएस। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स कितना, 40 लाख। इसमें से मेरे को कौन सा डिविडेंड हटाना होता है, इफ यू रिमेंबर? केवल प्रेफरेंस शेयर का। आपको इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड दिया भी हो तो भी वो हटाने के लिए नहीं होता है। तो इसने क्या क्या डिविडेंड पे किए? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को 1 लाख का दिया, बट दैट इज नॉट टू बी रिमूव। रिमूव कौन सा करना होता है? 6 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो हमें, क्योंकि हमें वो प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर। तो अवेलेबल कितना है? ये 6 लाख हटा देंगे तो इतना प्रॉफिट अवेलेबल है। नीचे चाहिए ऑर्डिनरी शेयर कितने थे? 1 लाख। ब्रेक बीईपीएस बोलिए कितने रुपए आ रहा है? 34 रुपए। ठीक है, 34 पर शेयर। क्या सीखे इस क्वेश्चन से? कि हमें जो डिविडेंड है वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का निकालना होता है। प्रॉफिट एक तरह से ये भी अवेलेबल किसके लिए है? ये वाला तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए ही है, इसको हटाना थोड़ी होता है। कुणाल, गॉट इट? नो थैंक यू। एनीवन एल्स? चलिए 48 बताइए। पीकेएल लिमिटेड रिपोर्टेड नेट अर्निंग कितने रुपए की है? ये 70 लाख। 2022-23 में आपने नेट इतना कमाया। द कंपनी हैड 3,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 पर वैल्यू कॉमन स्टॉक एंड 1 लाख शेयर्स ऑफ 80 पर वैल्यू कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आउटस्टैंडिंग इन द ईयर। अच्छा, द डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर इज ₹5 पर शेयर। ईच शेयर ऑफ द कन्वर्टिबल कैन बी कन्वर्टेड। एक बात बताना, मैंने तुम्हें कन्वर्टिबल किस चीज का सिखाया था डाइल्यूटेड ईपीएस में? डिबेंचर्स का। प्रेफरेंस शेयर का तो नहीं सिखाया था ना। ये आपको वैसे तो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, और वैसे भी इसने बीपीएस पूछा है, तो बीपीएस में कभी भी कन्वर्टिबल वालों का कोई रोल होता ही नहीं है। तो अपने को चाहिए प्रॉफिट कितना था? 70 लाख नेट रिपोर्टिंग अर्निंग इसकी हो गई। और कंपनी के पास शेयर कितने हैं? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर कितने हैं? 3,50,000 शेयर्स है। अब प्रेफरेंस का डिविडेंड हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा? हटाना ही पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर है अपने पास में 1 लाख के शेयर है, और एक शेयर पे 5 रुपए दिया है, यानी कि 5 लाख के तौर पे तो ये डिविडेंड ही बांट दिया। बचा कितना? नहीं नहीं, 70 लाख में से 5 लाख गए, 65 लाख। 65 लाख इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। एंड वेटेड एवरेज शेयर करने के लिए मुझे पता ही है सीधे ही कितने, 354 टाइम्स 0। तो ईपीएस वो भी कौन सा? बेसिक वाला। कितना? 18.57 पर शेयर। परफेक्टली करेक्ट दिखा रही हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस है छोटे छोटे, इस बार ही ऐड हुए हैं और बिल्कुल भी काम की नहीं है। मतलब कारण, अगर आपने स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी होगी तो ऑडिट की एमसीक्यू आने लग गई 11-11, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यू रह गए सिर्फ 4 और 5 बड़ी मुश्किल से। तो इसका मतलब एमसीक्यू में तो ये हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दे नहीं रहा, और बड़े क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता। मैम ये वापस रिपीट करना कि पीकेएल लिमिटेड से आकाश लिमिटेड का ईपीएस कैसे आ गया? अच्छा, मिस प्रिंटिंग।
बात तो तुमने सही पढ़ी एकदम। PKL Limited reported net earning for the financial year. The company had 3.5 लाख share of 10 rupees per value common stock and इतना convertible preference share. The dividend rate इतना, ये सब PKL का था। Each share of the convertible preference share can be converted into 2 shares of Akash Limited common shares. In the year no convertible preference share were converted. What were the Akash Limited's basic EPS? इनमें से कोई किसी को खरीदने वाला है इसलिए ऐसा हो गया है, और इसने ऐसा कुछ बताया नहीं। और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है हमारे अभी काम की चीज नहीं है, ये कंसोलिडेशन में आता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने वाली होती है। बहुत ज्यादा दिमाग न लगाते हुए, आप ये मानते हुए कि PKL का ही पूछा है, उस हिसाब से ही समझ लीजिए इसको। एक्चुअली इसमें ये हुआ है कि आकाश ने PKL को एक्वायर करा है, अब एक्वायर किया है तो उसका EPS निकालना सिखाया है। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में कंसोलिडेशन है ही नहीं तो हम इतना कैसे सीख पाएंगे। बाकी क्वेश्चन वाज गुड। एक जनवरी 2018 BHN कॉर्पोरेशन 3800 ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग, ये तो आप लोग करोगे अभी, सिखाया हुआ है। वेटेड एवरेज नंबर निकालना है सिर्फ। 1 जनवरी से 3800 शेयर है, 31 मई को 600 शेयर इशू किए गए, और बोनस का कोई इशू नहीं है, ये कैश के लिए इशू किए गए। 1 नवंबर को बायबैक कर लिए गए 300 शेयर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर एवरीबडी हैव टू कैलकुलेट, जिन्होंने कल की क्लास देखी है उनको पता होगा। और ईयर देख लेना कौन सा फॉलो कर रहा है, साफ इशारा किया है इसने कौन सा ईयर फॉलो हो रहा है। ये कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। तो 3800 शेयर कितने समय के लिए थे आपके पास? 12 महीने के लिए, प्लस आपने 600 और इशू किए, कितने समय के लिए हो गए? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 7 महीने। और वापस क्या ले लिया? 300 शेयर वापस ले लिए। 300 शेयर वापस लिए कब? नवंबर में, 1 नवंबर को, यानी नवंबर और दिसंबर 2 महीने। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यस करेक्ट, इट इज 4200 नंबर ऑफ शेयर्स। आपका 41 आ रहा है तो 41 आ जाएगा। पहले जिसका 42 आया था वो कैसे आया था? प्लस कर दिया, बायबैक तो माइनस होंगे ना। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर। जूम मीटिंग वालों का देखें क्या है। वरिमा कह रही है 4100 आएगा, राधा ने भी बोला 4100 आएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। 50 भी आप बताएंगे, मिलियन में बात हो रही है। H Limited has 2000 million rupees 20 share in issue. It also has 3,200,000 rupees के convertible bonds. The bonds have interest rate 8%, tax rate 25%. हर बॉन्ड 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्निंग फॉर द पीरियड वर 7,000 मिलियन। कैलकुलेट बेसिक EPS। बेसिक तो बड़ा आसान है, प्रॉफिट ऑलरेडी बता रखा है 7,000 मिलियन, डिवाइड करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से। कितने शेयर थे आपके पास? 2,000 मिलियन, 20 रुपए के हैं 2,000 मिलियन, तो बेसिक EPS, टाइम रेट की जरूरत ही नहीं है, इसने टाइम पीरियड दिया ही नहीं है। बेसिक EPS विल बी 3.5 पर शेयर। पहले तो ये लोग, जो लोग ये ढूंढने लग गए कि मिलियन में जीरो कितनी होती है, मत ढूंढो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा कि मैं इसको मिलियन लिखूंगी सामने और कुछ नहीं होगा। हाँ, आगे डाइल्यूटेड EPS में क्या फर्क आएगा? डाइल्यूटेड EPS में फर्क आएगा कि ऊपर जो 7,000 है उसमें कुछ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? सेविंग इन इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो देना नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना बन रहा था?
8%, और बॉन्ड कितने रुपए के हैं? 200 रुपए के 3 मिलियन बॉन्ड्स हैं, तो कितने मिलियन का हो गया ये कार्यक्रम? 3 मिलियन इंटू 200 इंटू 8%, इंटरेस्ट कितना है? 48 मिलियन। उसमें लेस करेंगे क्या? टैक्स रेट, याद है कि नहीं है? तो 25% लेस करके क्या आया? 36 मिलियन। ऊपर जोड़ देंगे 36 मिलियन, लो जोड़ दिया 36 मिलियन। नीचे क्या जोड़ना है? जो बॉन्ड कन्वर्ट होके कितने शेयर में कन्वर्ट होंगे, तो अपने पास में 3 मिलियन बॉन्ड थे और एक बॉन्ड 10 शेयर में कन्वर्ट होता है, तो 30 मिलियन आ जाएगा नीचे नंबर ऑफ शेयर्स में, और इससे आएगा डाइल्यूटेड ईपीएस 7036 डिवाइडेड बाय 2030, 3.46। और हमारा आंसर सही है, ये पता कैसे लगा हमें? हमेशा डाइल्यूटेड बेसिक से कम आना चाहिए। वेरी गुड। 3.466 यानी 3.47 हो जाएगा। बिल्कुल पार्थ, करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने बराबर इंडेक्स 33 अभी तक मेरे साथ पढ़ा है, क्योंकि एकदम एंड पे है, तो एक बार वो लोग कंफर्म करो जिनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ ना कुछ समझ में आ गया है, थोड़ी सी रिवीजन से इंडेक्स 33 जो है वो उनका कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से इंडेक्स 33 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का सवाल है। अंकित का डन है, ठीक है मैम, हो जाएगा। ठीक है राधा। तनिष्का आ रहा है, ओके। वरिमा का डन है, वेरी गुड। लास्ट के 2 सवाल रहे हैं, बड़े छोटे छोटे से सवाल है, उसके बाद 7 नंबर है श्योर। आयुषी हो गया है, वेरी 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 गुड। ऑप्शंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शंस? कोई है यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन खेलता हो? अंकित कह रहा है हो जाएगा। बस मैम ये 48 नहीं समझ आया। 48 क्या हो गया, कौन सा है? थोड़ा बहुत आ रहा है पार्थ को, थोड़ा बहुत आप रिवीजन से कर लेंगे बस। 48 नहीं आए तो चलेगा अंकित, है श्योर रहो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये फाइनल का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंटर में दे दिया, ये क्वेश्चन इसी बार से जोड़े हैं। 48 नहीं भी आएगा तो चलेगा। ऑप्शंस क्या होता है भाई? सुना है कभी एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिए कि आप शेयर ले लेना, ये लो तुम्हें ऑप्शन दिए, ईसॉप जिनको बोलते हैं। अच्छा, और किस किस को ऑप्शन मिलते हैं? आगे जाके कुछ एक अलग तरह के होते हैं, जैसे हमें किसी को पैसे देने हैं, उधार पे लिया हुआ सामान, उनको हमने ऑप्शन दिया इसके बदले में शेयर ले लो ना, पैसे के बदले में शेयर ले लो हमारी कंपनी के। एम्प्लॉय को बोला सैलरी के बदले में शेयर ले लो, है ना, इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। तो इन ऑप्शंस के केस में क्या करना होता है? इन ऑप्शंस के केस में आपको केवल वो अमाउंट निकालनी होती है जितना सामान आपने फ्री में दिया है, मतलब आपको केवल वो नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कैलकुलेटेड ओनली बोनस पार्ट, मतलब फ्री में क्या दिया है आपने उतना निकाल के उसे कहाँ ऐड करना है, एंड टू बी एडेड टू द डिनोमिनेटर। यानी हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर फ्री में गए हैं, उनको देखा और नीचे जोड़ दिया। वाइल कैलकुलेटिंग बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस जो भी है, दोनों ही केस में। इतना पढ़ने के बाद अगर मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूं कि राइट इश्यू का जो भी सारा कैलकुलेशन था वो बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों में होगा, सिर्फ बेसिक में होगा, सिर्फ डाइल्यूटेड में होगा, क्या मानते हैं आप? अच्छा, और समझने लगे आप मुझे? सब में ही होगा वो तो। डाइल्यूटेड का संबंध किससे था? उन डिबेंचर से था जो कन्वर्टिबल है, उसके अलावा जो खुद बेचारे शेयर ही है वो सब किस में आएंगे? वो सब में आएंगे, चाहे बेसिक हो चाहे डाइल्यूटेड हो। चलो, दो बीच में से रहते हैं अपने क्वेश्चन ऑप्शंस वाले। क्वेश्चन नंबर 43। ई लिमिटेड के पास 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर थे, 1 अप्रैल से पेंडिंग है उनके पास। प्रॉफिट 22-23 का है 24 लाख,
एवरेज फेयर वैल्यू पर शेयर ड्यूरिंग द 22-23 वॉज ₹20। अगर आपको इस साल के दौरान कोई भी शेयर खरीदना है तो कितने रुपए में मिलेगा? 20 रुपए में मिलेगा। आपने एम्प्लॉइज को बोला 2 लाख शेयर ले लो, तुम्हें हम कितने में दे देंगे? सिर्फ 15 में दे देंगे। तो देखा जाए तो मैं कैलकुलेट करना है कि मैंने उनको कितने शेयर फ्री में दिए। तो मैंने जो 2 लाख शेयर है उसके कितने रुपए लेने चाहिए थे उनसे? 20 रुपए के हिसाब से कितने रुपए लेने थे? 40 लाख लेने थे। मैंने लिए कितने? केवल 2 लाख के शेयर के मैंने सिर्फ 15 लिए, यानी 30 लाख रुपए लिए। तो मैंने उनसे 10 लाख रुपए कम लिए और एक शेयर की फेयर वैल्यू क्या है? 20 रुपए। तो यानी मैंने कितने शेयर फ्री में दे दिए? 50,000 शेयर मैंने फ्री में या बोनस के तौर पे दे दी। और मैंने आपको यही बोला था कि ऑप्शन के तौर पे आपको ये निकालना है कि आपने कितने शेयर फ्री में दिए हैं और उसी को आपको नीचे डिनोमिनेटर में जोड़ना है। राधा ढंग से चेक करो, आपने लिखा है 1.5 लाख जबकि इसका जवाब आएगा 50,000। हमें उनसे पैसे लेने चाहिए थे इतने। एग्जाम में ऐसे मत लिखाना, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। और हमने उससे पैसे लिए इतने, इतने रुपए कम लिए। इतने रुपए में कितने शेयर आ जाते? 50,000 शेयर आ जाते। ये मैंने इनको फ्री में दे दिए और फ्री वाले शेयर को मेरे को कहाँ जोड़ना था? डिनोमिनेटर में ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त जोड़ना है। तो ईपीएस कैसे निकलेगा? बेसिक ईपीएस 24 लाख का तो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शन है, ये कन्वर्टिबल है नहीं, अभी हुए भी नहीं है, तो ये डाइल्यूटेड में आएंगे सिर्फ। बेसिक ईपीएस में तो कुछ नहीं आएगा, जितने शेयर है उतने ही आएंगे। कितने हैं? 10 लाख 2.4। और डाइल्यूटेड ईपीएस 24 लाख। और हम ये मानते हैं कि इन लोगों ने ये बात मान ली और अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया और इन्होंने हमसे शेयर ले लिए। तो हमें उनको कितने फ्री में दिए हैं? 10,50,000 के हिसाब से डाइल्यूटेड ईपीएस विल बी 2.28। अगर हम मानते हैं कि वो एम्प्लॉयज ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे तब उस केस में हमारी अर्निंग डाइल्यूट होगी। पर अभी एम्प्लॉयज ने ऐसा कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है। एक तरह से ये कन्वर्टिबल डिवेंचर काइंड ऑफ ही समान है। बिल्कुल पता है मुझे। एक लास्ट 44th X Limited has 320 return put option outstanding on 320 of its ordinary share with an exercise price of 10 per share. The put obligation is 3,200. Company expects to issue 400 ordinary shares to raise the proceeds necessary to satisfy. मतलब जहां पे 320 ही देने थे ना, वहां आपने उन लोगों के ऑप्शन को सेटिस्फाई करने के लिए 400 शेयर दिए। जिन लोगों के पास 320 शेयर थे उनको 400 शेयर दिए, तो फ्री में कितने दिए? वही लिखा है इसके अंदर कि ये जो 80 शेयर है इनको आप डिनोमिनेटर में ऐड कर देना। एक बार देख के काटा लगा देना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपके सामने है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया सिलेबस 22 का जितनी बार भी पेपर हुए, यानी 4 बार जो पेपर हुए हैं, उसमें से 3 बार इंडेस 33 का क्वेश्चन आया है। और आई कैन एश्योर यू कि क्वेश्चन देख के आपको पता भी चलेगा कि वाकई में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जून 2025 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 5A करके। हमेशा 5A क्वेश्चन इसी का होता है, इंडेस का होता है। और इस क्वेश्चन में जो भी निकालने को बोला है, अब उम्मीद करती हूँ कि जवाब आप लोग ज्यादा देंगे। जून 2025 यानी जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था उसमें आया है। हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट करंट ईयर का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर ऑफ 100 रुपए ईच 4 लाख, ईच डिवेंचर 10 शेयर में कन्वर्टिबल है, टैक्स रेट 30% है। जूम मीटिंग पे प्रेजेंट हर एक बच्चा
BEPS का जवाब देगा। फॉर्मूला पूरा लिखेंगे पेपर में, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, आपको पूरा लिखना है। वेटेड एवरेज शेयर्स, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, सब लोग फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर लिख दो। BEPS, बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस प्रॉफिट करंट ईयर का है 4 करोड़ और करंट ईयर के इक्विटी शेयर है 2 करोड़। तो कितना हो गया? इसके लिए कैलकुलेटर उठा रहे हो? 2 ही तो आएगा, तो क्या इसमें सोचने का, विचार करने का है? वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड वरीमा। ₹2 per share is the basic EPS. Now it comes about diluted EPS. The formula will be ये प्रॉफिट प्लस क्या ऐड करना है अपने को इसमें? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस एंड डिनोमिनेटर विल बी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर प्लस कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के शेयर्स। तो ये होगा ऊपर 4 करोड़ पहले था प्लस इंटरेस्ट कितना बनता है? 4 लाख डिबेंचर। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लिखते हैं। 4 लाख डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बना? 48 lakhs माइनस टैक्स रेट 30%, 30% टैक्स हटाएंगे, 33,60,000। ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा? 4 करोड़ में। नीचे देखें, ऑर्डिनरी शेयर थे अपने पास 2 करोड़ के, प्लस ये डिबेंचर किस प्रकार कन्वर्ट होंगे? एक डिबेंचर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 लाख वाले डिबेंचर कितने बन जाएंगे? 40 लाख शेयर बन जाएंगे। तो DEPS बताएं, डाइल्यूटेड। हाँ हाँ हाँ, यही लिखा है। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टिबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स। तो डिबेंचर्स वर 4 लाख, तो यानी कि कितने हो गए शेयर? 40 लाख। 1.8, आगे कुछ नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, 1.8 पर शेयर। डाइल्यूटेड EPS। एवरीवन गॉट द आंसर और नॉट? प्लीज डू कंफर्म। जून 2025 में इतना सिंपल सवाल 7 नंबर के लिए आया, और इसको 7 नंबर पूरे के पूरे लेने के लिए हमें प्रॉपर एज पर Ind AS 33 अर्निंग पर शेयर द फॉलोइंग कैलकुलेशन विल बी देयर फॉर बेसिक अर्निंग पर शेयर, ऐसा लिख के ही मिलेगी। इतना अगर किया कि सिर्फ न्यूमेरिकल वाला सही कर दिया ना, तो ये उम्मीद मत करना कि 7 में से 7 मिल जाएंगे, फिर 5 ही मिलेंगे, बाकी 2 गायब हो जाएंगे थ्योरी वाले मार्क्स। पूरा फॉर्मूला पूरी फुल फॉर्म के साथ लिखने का, इवन ऐसे भी दिखाने का कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट लेस प्रेफरेंशियल डिविडेंड इन केस है, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो क्या ही चिंता। हाँ, तो 4 लाख डिबेंचर कितने शेयर में बन जाएंगे? 40 लाख में। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? चले नेक्स्ट। जून 2024 में आया हुआ सवाल ये आ गया राइट इशू का। जून 2024 नेट प्रॉफिट दे रखा है पिछले साल का, इस साल का दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर प्रायर टू राइट इशू दे रखा है, टर्म्स भी दे रखी है, फेयर वैल्यू भी दे रखी है, बेसिक EPS बताना है और रीस्टेटेड EPS बताना है। अभी बताया था, जिसको याद है स्टेप 1 बोलें, बिना देखे बोलने की कोशिश करें कि क्या चीज थी। इतना तो याद होगा ना क्या निकालना था? एक्स राइट प्राइस, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, पहला स्टेप यही था। ठीक है, इसके अंदर हमें सबसे पहले किसको लेना होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की कीमत क्या है? तो अभी 1 लाख शेयर है अपने पास, और कितने रुपए का है अभी? सॉरी 10 लाख शेयर है और अभी कितने रुपए का है? 36 रुपए का। तो 36 मल्टीप्लाई 10 लाख प्लस राइट इशू कितना होगा?
4 के बदले 1, 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। तो 10 लाख के बदले कितने? 4 के बदले 1, तो 10 लाख के बदले कितना? अंकित कुमावत जवाब देगा इसका। अगर अंकित मीटिंग में है तो अंकित, मुझे आपसे जवाब चाहिए इसका। तुम तो सही बता रहे हो। अच्छा, वो अभी शायद है नहीं। 2.5 लाख शेयर्स, और कितने रुपए मिलेंगे इसको इशू करके? 30 रुपीज। डिवाइड किससे करना होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो पहले कितने थे? 10 लाख, और कितने? 2.5 लाख आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 12.5 लाख हो गए शेयर। बताइए एक्स राइट प्राइस कितना आ रहा है? अच्छा, आगे अंकित आंसर देना पॉसिबल नहीं, इट्स ओके। 8 पॉइंट, जूम मीटिंग वालों जवाब देना, इनके साथ टैली करना है मुझे। वही आएगा। उसका कारण है, समझो आप इस बात को, कि प्राइस जो 30 की लाइन में चल रहा है, तो सडनली अपना और कुछ तो नहीं आ सकता, आएगा तो इसी लाइन में, इसी के आगे पीछे होगा प्राइस। अब ये देख लेना सबका यही आ रहा है क्या? यस। स्टेप 2 याद है कुछ? बोनस फैक्टर। बोनस फैक्टर के तौर पे अपना जो मार्केट का प्राइस था वो था 36, और एक्स राइट प्राइस है 34.8। तो बोनस का फैक्टर कितना हुआ? पॉइंट में जो भी आ रहा है वो प्लीज थोड़ा आगे तक बताना। ठीक है, 1.034 लगा देते हैं। स्टेप 3, हमें ये पता लगाना है कि बोनस शेयर कितने थे इनमें से। तो इनिशियली शेयर अपने पास थे 10 लाख। 10 लाख मल्टीप्लाई बोनस फैक्टर माइनस 10 लाख, तो बोनस के शेयर आ जाएंगे अपने पास। जो कितने आएंगे? 1.0344। पूरा लेना कैलकुलेटर में, जितना आ रहा था 10 लाख से उसको मल्टीप्लाई करना। ये जो आपने ऊपर डिवाइड करा था ना, 36 डिवाइडेड बाई 34.8, ये जो भी आ रहा है इसको पूरा लेंगे और 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे 10 लाख, तो हमारे पास आ जाएंगे बोनस के शेयर 3448.2.75, यानी मैं ले लूँ इसको 34483 शेयर्स। ये हो गए अपने बोनस के शेयर। लक्ष्य 34,000 कैसे आया? राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, वो भी बात सही है, कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। बस उसमें फिर ये लिखना पड़ेगा कि हमने ऐसा किया है। उसके आगे की कैलकुलेशन, टोटल जो नए शेयर इशू हुए थे वो कितने थे? 2.5 लाख थे। 2.5 लाख में से बोनस वाले कितने निकाल लिए आपने? हम इसको राउंड ऑफ करके ही चलते हैं, 34,000 ही लेते हैं। इसको 34,000 ही लो, वरना तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। ये लो राउंड ऑफ, तो 34 गए, तो बाकी कितने रह गए? 216 पेड वाले हो गए। अब वेटेड एवरेज निकालेंगे, तो वेटेड एवरेज निकालते वक्त ये जो 10 लाख थे ये तो शुरू से थे, इंटू 12/12 प्लस बोनस वाले 34,000 पे कौन सा वेट लगता है? कोई कुछ बोला? अच्छा, हाँ, ओरिजिनल का। ये अग्रवाल कौन है? प्लस ये जो पैसे दे के लाए थे राइट इश्यू वाले, उनपे कौन सा लगेगा? राइट इश्यू पे बताया ही नहीं है कि कब इशू हुआ है, तो सेम इसने बुक की तरह गलती कर दी। उनका जितना समय होगा, पर समय नहीं बताया यहाँ पे।
यानी एग्जाम पेपर में भी ऐसी गलती कर देता है तो क्या करता है, हम इसके आंसर ही देख लेते हैं। जून 2024 के आंसर से चेक करेंगे कि ये क्या करता है। जून 24 का है ये, दिसंबर का नहीं है। ऐसा केस अगर हमारे साथ पेपर में हो जाए तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट आंसर दे रखा है। इसके हिसाब से 1.88 आना चाहिए। डायरेक्ट आंसर दे रखा है, फिर बोनस ही दिया होगा, और तो कोई इलाज भी नहीं है ऐसे करेगा तो। मान लो वो जुलाई वाला और लेंगे 9 मंथ्स, अच्छा ऐसे कैसे मान लें? 12 into 12 होगा नहीं ना, वरना तो फिर वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। समझो इस चीज को। अपन ने इतनी मेहनत करी, अपन ने उन दोनों को अलग अलग किया, सिर्फ किस लिए? टाइम वेट डालने के लिए। अगर इसको देना ही नहीं होगा और 12 into 12 ही कराना होगा तो ये सारी मेहनत तो गई भाड़ में। फिर तो सीधा ही उस पे लगा दो 2.5 लाख पे। तो इसका मतलब ये है कि इतना आसान तो नहीं होगा, इसको टाइम पीरियड देना ही पड़ेगा। अब इनकी तरह अगर हम 9 मंथ्स लेके भी देखें तो देखते हैं 1.88 आता है क्या। लेना एक बार 2,16,000 पे 9 मंथ्स, और वेटेड एवरेज शेयर बताना। अब क्या एग्जाम पेपर में करेक्शन कराने मैं थोड़ी आऊंगी। कितने? 1,62 पूरे। चलो इससे निकालते हैं अपन। तो 15 लाख का प्रॉफिट था क्या? नेट प्रॉफिट वो तो 22-23 का पिछली साल का है। इस साल का प्रॉफिट कितना है? टोटल बताओ टोटल। 1,196,000 शेयर्स। करंट ईयर का प्रॉफिट है 22,50,000। इसको डिवाइड करके देखिए कि क्या आपका आंसर 1.88 आ रहा है क्या। तो भाई एग्जाम में भी अगर बाय चांस मिसिंग हो राइट इश्यू के लिए, तो आप ये मान लीजिएगा कि 9 महीने लेना है। हाँ, अब बुक में मैंने लिखवा दिया डेट ऑफ राइट इश्यू। मैम मैंने सही कहा था ना, अरे राधा तुमने तो सही कहा था, एक्सपीरियंस हो गया ना इतनी बुक्स पढ़ के मिस प्रिंटिंग का। पर मुझे पेपर में मिस प्रिंटिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी। पर अब हमने पता लगा लिया है कि पेपर में भी अगर डेट ऑफ राइट इशू ना दी जाए तो बाय डिफॉल्ट हमें 9 महीने लेना है। जून 2024 में पेपर आया था, उसमें भी गलती है और मॉड्यूल में भी गलती है। चलो कोई बात नहीं, दुखी होगी क्या करना है। है तो ह्यूमन ही पेपर बनाने वाला भी, एरर तो हो ही सकती है। और रीस्टेटेड निकालना हो तो रीस्टेटेड यानी पिछली साल का प्रॉफिट कितना था? 15 लाख। उसको किससे डिवाइड करोगे? अभी तुमने ही सही जवाब दिया था मुझे। 15 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? ये क्वेश्चन तो मैम मैंने भी लास्ट क्लास में पूछा था। आपने लास्ट क्लास में पूछा था मतलब ये क्वेश्चन तो इसका है, प्रीवियस ईयर का। करेक्ट आंसर रहा था। इसको आपको 10,34,000 से ही डिवाइड करना है, ओरिजिनल शेयर और बोनस शेयर। तो इससे कितना आ रहा है रीस्टेटेड वो देख लीजिएगा। इसमें राइट इशू नहीं लेंगे, वेरी गुड वरिमा, करेक्ट आंसर। पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यानी। क्या हुआ केशव? 2.17 आ रहा है। जो भी आ रहा है आ सकता है, डिवाइड करो इसको। क्या आ रहा है? 15 लाख डिवाइडेड बाई 10,34,000, 1.45। ओके 1.4506। ये देख लो 1.45 या 1.46 इसका भी आया है। ठीक है, इसने बोला था सबसे पहले बेसिक ईपीएस निकालो 2022-23 का और 2023-24 का। तो ये जो आपने निकाला था 1.88, ये है 2023-24 यानी करंट ईयर का बेसिक ईपीएस। ये हमने जो निकाला ये है रीस्टेटेड ईपीएस 22-23 का। तो एक चीज ऐसी है जो आपने अभी भी नहीं निकाली है, जो क्या है? बेसिक ईपीएस ऑफ 22-23, जो सिंपली निकलेगा कितना? पिछले साल का प्रॉफिट 15 लाख डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेयर 1.5।
सिंपल, जो पिछली साल कितने शेयर थे, 10 लाख शेयर थे और 15 लाख का प्रॉफिट था, तो 1.5 वो, फिर इस साल का बीईपीएस, फिर रीस्टेटेड बीईपीएस, 3 चीजें पूछी थी। तो ये गलती ना करें कि बाई चांस वो रह जाए, निकालना अपना निकाल कर आए। दो हजार 22-23 रुपीज 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख शेयर्स, यानी 1.5 पर शेयर। उसके बाद ये हो गया 2023-24 का, और उसके बाद रीस्टेटेड वाला और लिखें तो रीस्टेटेड आएगा ₹15 लाख डिवाइडेड बाय 10,34,000 शेयर, 1.46 पर शेयर। ये नोट्स आपके कोर्स में भी अपलोड हो जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं, कुछ भी लिखना रह जाए या पीडीएफ मुझसे मांग सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद दिसंबर 2023 में आया हुआ सवाल, बताओ किसके जैसा दिख रहा है? जो जून 25 में आया सेम वैसा है? करने लायक है आपके? करो तो अभी। यू आर हैविंग 5 minutes टू डू दिस एंड आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस। सिर्फ मुझे तो यहाँ पे ये बता देना बीईपीएस कितना है और डीईपीएस कितना है। ग्रुप में सेंड करवा देना पीडीएफ। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भेजना अलाउड नहीं है, सिर्फ कोर्स में डलेगी। इन केस किसी कारण से आप लोग नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, आपको पर्सनली मिल जाएगी। यस, क्योंकि आप सबने अब अपनी तरफ से ट्राई कर लिया होगा, तो लेट्स कम टू द बीईपीएस। बीईपीएस इज वेरी सिंपल। प्रॉफिट कितना है? 1250 लाख, यानी 1250 lakh is the profit, and number of equity share outstanding are 250 lakhs. So that would be rupees 5 per share without any doubt. हाँ जी, वरिमा 4.7 डिल्यूटेड बता रहे हैं, पार्थ बता रहा है 5, करेक्ट। अब डाइल्यूटेड की बात करें तो डाइल्यूटेड में 1250 लाख तो ये हो गया, प्लस लेना है इंटरेस्ट। देखो, ऐसी डाउट आना ही नहीं चाहिए था कि इनमें से कौन सा इंटरेस्ट लेना है। आपके जो डिबेंचर कन्वर्ट होंगे केवल वही वाला इंटरेस्ट सेव होगा ना, तो कौन सा इंटरेस्ट सेव होगा? 2.5 लाख डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 12% के हिसाब से इतना इंटरेस्ट सेव होगा, जो कितना बनता है? 2 करोड़ 10 लाख, और इसमें लेस करेंगे आप लोग टैक्स रेट 30%। लेस करके, चलिए ठीक है, इन्होंने लेस करके ही सीधा बता दिया, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा बदलाव कर देती हूँ। हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, अब चलेगा? 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख मैंने ऊपर जोड़ दिया है। अब मुझे नीचे चाहिए, एक तो ऑर्डिनरी 250 लाख शेयर तो थे ही, ऊपर से ये डिबेंचर होल्डर जो है वो शेयर में बन जाएंगे। 2.5 लाख वाले एक डिबेंचर 8 शेयर में कन्वर्ट होगा, तो 2.5 लाख डिबेंचर कितने शेयर हो जाएंगे? हाँ, सीधा करो, 250 इंटू 8 करके बताओ सिर्फ। एक सेकेंड, 250 इंटू 8 31,250 होता है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि 250 इंटू 8 क्या होता है? 2000 होता है ना, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने क्या किया? 2000 लाख नहीं, देखिए 2.5 लाख मल्टीप्लाई 8। अब आप इससे बताएं डाइल्यूटेड ईपीएस, तो फिर राधा का अलग कैसे आ रहा है? राधा क्या गलती करी, एक बार देखना आप। 2.5 लाख डिबेंचर थे, एक डिबेंचर 8 शेयर में कन्वर्ट होने वाला था, 20 लाख ये होने वाला था।
270 लाख नीचे आने वाला था, ये भी सही लिखा, जीरो एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है जी, इसीलिए मैं जीरो में काम नहीं कर रही, मैं एल लगा के काम कर रही हूँ ताकि दिक्कत ना आए और गलती ना हो। 1460 लाख डिवाइडेड बाय 270 लाख, 1460 लाख डिवाइडेड बाय 270। अरे मेरा ही गलत आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है? जीरोज में कुछ गलती हो गई क्या? तुमने 210 लाख ही बताया था मुझे। इंटू 12% माइनस 30%, ये तो है 21 लाख, ना कि 210 लाख। बारह सौ पचास प्लस 21, 1271 लाख डिवाइडेड बाय 270 लाख, तो ये आएगा ₹4.707 पर शेयर। और वैसे भी गलती हो भी जाए तो पता लग जाएगा, 5 से कम आना चाहिए, ये डाइल्यूटेड है इसलिए। ठीक है जी, हाँ जी। जूम मीटिंग वाले स्टूडेंट्स, दिसंबर 2023 का सवाल डन और नॉट? अब हो गया। अब इंडेस 33 का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग संभालने के लिए तैयार हैं। करना क्या है, जो क्वेश्चन आज कराए हैं उसमें से जो बड़े बड़े थे वो बिना देखे खुद से एक बार घर पे करने हैं। 7 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं पिछली बार इसका आ गया, अगली बार नहीं आएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ 4 में से 3 बार आए इसका मतलब ये आगे भी आ सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियाज 33। इसका रिवीजन मैराथन में करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट अपने को जो कल की क्लास से पढ़ना है वो है इंडेस 19, जिसका नाम है, नाम तो याद होगा ना, लिखवाए थे ना तुम्हें, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आप सभी सीएमए करके जॉब करोगे और एम्प्लॉय की तरह बेनिफिट लोगे। जितना डीटी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से मुझे ये बताओ कि किसी भी एम्प्लॉय को क्या मिलता होगा? सैलरी। कितनी खुशी से बोल रहे हैं, सैलरी। उसके अलावा पर्क्स और अलाउंसेस। अच्छा, और बोनस, क्या बात है। और कुछ? कमीशन मिल सकता है, ठीक है। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वेरी गुड, यहीं तक पहुंचाना था मुझे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आपको पता है क्या छुट्टी वुट्टी भी मिलती है नौकरी पे जाते हैं तो? कौन सी हमेशा छुट्टी के पैसे ही कटते हैं, जरूरी है? कुछ एक छुट्टियां होती है जिनको क्या बोलते हैं? पेड लीव्स बोलते हैं। किस तरह की हो सकती है पेड लीव्स? लीव एनकैशमेंट वाला टॉपिक भी है, हाँ है ना। पेड लीव में आ जाती है, सिक लीव आ जाती है, कैजुअल लीव आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है? CL, PL, SL, सिक लीव, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे डेली रूटीन में। अब हमें एम्प्लॉय बनकर नहीं सोचना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन बन के सोचना है। आप एक बात सोचें, आप किस तरह की छुट्टी देना पसंद करेंगे? आप उनको क्या बोलेंगे कि आपने, अगर आपको 2 दिन की पेड लीव मिलेगी सपोज हर महीने, हमने ऐसा बोल दिया, क्या बोल दिया? 2 दिन की पेड लीव। अगर नहीं लेते हो तो इसके बदले में पैसा ले लेना, एक ऑप्शन। और अगर नहीं लेते हो तो ये छुट्टी आगे बढ़ जाएगी, दूसरा ऑप्शन। कौन सा पसंद आ रहा है? क्योंकि अब आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो? एम्प्लॉयर के, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि हम उसको पैसा वैसा तो नहीं देंगे छुट्टी के बदले में एक्स्ट्रा, हम उसको क्या बोलेंगे? आगे बढ़ा लेना, अगली बार 4 ले लेना। वो लेगा ही नहीं, फिर कहेंगे अगली बार 6 ले लेना, फिर एक टाइम पीरियड आएगा वो एक्सपायर हो जाएगी। गॉट इट? अच्छा, इनके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग इन द केस इज कि जैसे ही आपने बोला कि इस महीने की 2 छुट्टी पेड लीव है, महीने की सैलरी देते वक्त मैंने पूछा तुमने छुट्टी ली, उसने बोला नहीं ली, तो मैं उसको 2 दिन की एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। वेस्टिंग मतलब उसकी छुट्टी किस में बदल गई? पैसे में बदल गई। और नॉन वेस्टिंग मतलब मैंने उसको बोला छुट्टी ली, बोला नहीं ली, मैंने कहा ठीक है अब आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई, अब अगले महीने लेना।
अगले महीने कितनी हो जाएगी, 2 तो उस महीने की और 2 इस महीने की, तो ऑप्शन कितना हो गया उसके पास, 4 छुट्टी लेने का हो गया। एक बात बताओ, अगला बंदा छुट्टी नहीं देगा और तुम उसके छुट्टी लेगा और तुम उसके पैसे नहीं काट रहे, एक तरह से नुकसान तो हो रहा है ना अपना। कैरी फॉरवर्ड में भी थोड़ा थोड़ा नुकसान तो हो रहा है। बाई चांस अगले महीने 4 दिन की छुट्टी लेके बैठ जाए, मैं पैसे काट सकती हूँ क्या? नहीं काट सकती, मैंने ही तो कहा था लेनी है। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं प्रोविजन बना के रखना चाहिए कि उस नुकसान का तो प्रोविजन बनाते हैं ना। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है ऐसा? कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तुम्हें पैसे देने पड़ गए तब तो हाथों हाथ ही खर्चा हो गया, उसमें तो प्रोविजन का कोई केस ही नहीं है, उसमें तो जितना पैसा देना है उतना का उतना पूरा का पूरा लाइबिलिटी है आपकी। लेकिन जिस केस में आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया आपने, डर तो लगा रहेगा कि कहीं उसने सारी छुट्टियां ले ली तो मुझे तो व्यर्थ ही, पैसे तो मैं काट नहीं पाऊंगी छुट्टी के, तो व्यर्थ ही नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान का भी प्रोविजन बनाना होता है। तो हमें इस इंड एस 19 के अंदर बड़ी आसान सी छुट्टियों की कैलकुलेशन सीखनी है। और क्या सीखना है, थोड़ी सी थ्योरी है सिर्फ, वो आज मैं कवर करूंगी, बाकी कल से स्टार्ट करेंगे। ये जो आपने मेरे को बताया ना, ये क्या क्या मिलता है किसी भी एम्प्लॉय को, ये आपकी बुक में ना अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, ऐसे लिख रखा है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होता होगा, ये देखो ये रहा। पहले कहते हैं एम्प्लॉय कौन है, ये भी हम बताएंगे आपको। हु इज एम्प्लॉय? एम्प्लॉय इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज हु इज नॉट एम्प्लॉयर, है ना? ऐसे डेफिनेशन लिखा करते थे ना हम। एम्प्लॉय में सब आ जाते हैं, होल टाइम डायरेक्टर भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट करने वाला मैनेजर भी आ जाता है, पावर चाहे कितनी भी है तो एम्प्लॉय। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पहला है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आप लोगों ने अभी मेरे को बताए थे कि मैम वेजेस, सैलरीज, क्या मैं ये ऐसे कहती हूँ कि 4-5 साल की इकट्ठी ले लेना? नहीं, ये तो मुझे इवन हर महीने की देनी पड़ती है, और उसमें भी 1 साल के अंदर अंदर अगर मैं नहीं भी दूं तो मेरे को 1 साल के अंदर इसकी पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। पेड लीव, पेड सिक लीव, ये भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस, अगर मैं बोलती हूँ कि इस साल जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% तुम्हारा, तो उसको ये थोड़ी कहूंगी 4-5 साल के प्रॉफिट का 5% निकालेंगे, ये सेटलमेंट जल्दी करना पड़ेगा। मेडिकल केयर, हाउसिंग, कार, ये क्या हो रहे हैं, परक्यूजिट्स हो रहे हैं। ये सब चीजें किस में आती है, शॉर्ट टर्म में। उसके बाद जो युवराज ने बताया, रिटायरमेंट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, क्या क्या दे रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट आप देते हैं, पेंशन देते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, लमसम दे सकते हैं, थोड़ा इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। उसके अलावा मान लो हमने उसको बोला कि जाओ तुम तो रिटायर हो जाओ, अब तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हम करा के देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हम करा के देंगे। ऐसे बेनिफिट्स को क्या बोलेंगे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। उसके अलावा और क्या हो सकता है, ये तीनों आपको बहुत अच्छे लगेंगे पर अपने इंडिया में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लॉन्ग टर्म पेड एब्सेंसेस सच एज लॉन्ग सर्विस लीव और सबैटिकल लीव, ऐसा विदेश में चलता है कि जब उनको देख के लगता है ना कि कोई एम्प्लॉय बहुत दिनों से गुमसुम बैठा है, तो उसको बोलते हैं कि तेरे को एक लंबे ब्रेक की जरूरत है, तुम हमारे लिए एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हो, 3-4 महीने आप जाओ आराम करो, 3-4 महीने के पैसे मिलेंगे, और रेस्ट करना अच्छे से, घूमना फिरना खाना पीना जो करना है करना, उसके बाद जब आओ तो बैटरी चार्ज होके आनी चाहिए। ऐसी लीव्स होती है सबैटिकल लीव्स, जो हमारे यहाँ पे तो कॉमन नहीं है। दूसरा, जुबली और अदर लॉन्ग सर्विस बेनिफिट्स, किसी के कितने साल पूरे हो गए उसको थोड़ा बेनिफिट दे दिया कि इस कंपनी में इतना समय उसने बिताया है। और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट, किसी का कोई हमारी फैक्ट्री में काम करते वक्त हाथ के कुछ हो गया, पैर के कुछ हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, तो उसको बेनिफिट दे दिया कि चल जा लंबी छुट्टी पे जा, रेस्ट करके आना। ऐसे उसके बाद लास्ट कौन सा है, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्यों होते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, कोई अपन मतलब कंपनी चाहेगी क्या कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी इच्छा से रिटायर हो जाए? नहीं जाएगी, आप गलत हैं। कंपनी चाहेगी कि एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले ले। कौन सी कंपनी चाहेगी? जिसके पास ज्यादा हो गए एम्प्लॉयज, वो चाहेगी, इसके लिए वो उनको एक ऑफर देगी कि अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, मतलब हमारे ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए कि हमने निकाला है, अगर आप खुद से निकलने का फैसला लेते हैं आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वॉलंटरी रिट्रैचमेंट स्कीम, कि भाई ये बाहर जाके अपने लिए नेगेटिविटी भी ना फैलाए और चुपचाप चले जाए, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयज हानिकारक है हर हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओवर स्टाफिंग इज डेंजरस, काम खत्म कर देंगे वो, आपस में बातें करेंगे सारा दिन और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब वीआरएस जैसी जो भी है, ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गए।
तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ 2 जरूरी बातें बताई है, मैं वो रिपीट करूंगी, बाकी फिर आपको ये कल आना चाहिए चीजें, जो वर्ड्स है ना। व्हाट इज वेस्टिंग लीव्स? वेस्टिंग लीव मतलब छुट्टी के बदले पैसा, नहीं लोगे तो उतना पैसा ले लो। नॉन वेस्टिंग लीव मतलब छुट्टी आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। उसके बाद में आपको सिखाया शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स और वीआरएस, वॉलंटरी रिट्रेचमेंट स्कीम। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।